Hey guys, today we are gonna be discuss the Cold War era chapter, and I will give you this chapter in two parts. Okay, guys, so let's begin. Cuban Missile Crisis. In April 1961, the leaders of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of a small island nation off the coast of the United States. 1961 में 1961 अप्रैल 1961 में जो यूएसएसआर थी रसिया उसके जो लीडर थे बहुत चिंतित थे कि अमेरिका उसका जो एक एलए है, रसिया का जो एलए है क्यूबा, उस पर कब्जा न कर ले और उसके जो प्रेसिडेंट उन्होंने नियुक्त किए थे रसिया ने, फिडेल कास्ट्रो, उसको ओवरथ्रो ना कर दे, मतलब प्रेसिडेंट के पद से हटा ना दे, है ना। तो उनको ये चिंता थी। क्यूबा वॉज एन एलए ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। क्यूबा जो था एक एलए था सोवियत यूनियन का, एक ऐसा हिस्सा था जिससे वो कूटनीतिक तरीके से और फाइनेंशियल तरीके से मदद लेते थे क्यूबा से, ठीक है। Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, decided to convert Cuba into a Russian base. निकिता क्रूशेव जो कि सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट करना चाहिए। In 1962, he placed nuclear missiles in Cuba. The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in America mainland which could be threatened by the USSR. 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा पे इंस्टॉल कर दी, न्यूक्लियर वेपन्स लगा दी, जिससे यूएस जो थी वो बहुत घबरा गई। उनको जो है पहली बार यूएसएसआर की पावर का अंदाज़ा लगा कि अगर वो चल जाती, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह हमला हो जाता तो कितनी क्षति होती हमारे देश की कई सिटियों को, कई जगहों को। 3 हफ्ते बाद जब उनको ये अंदेशा हुआ, जब उनको ये पता चला कि यूएसएसआर ने हमारी जो अमेरिका है उस पर ये सब करने का सोच रखा है, तो जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उसने और जो एडवाइज़र थे उनके, वो बहुत रिलक्टेंट थे, बहुत उत्सुक थे ये जो वॉर था इसको कंडक्ट करवाने में, क्योंकि वो भी बहुत वो भी ये मतलब वो भी ये सोच रहे थे कि अगर वो उस साइड से हमला करेंगे तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी हमला करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि जो निकिता क्रूशेव है, लीडर है जो यूएसएसआर का, उसको समझाना चाहिए कि तुम्हारी जो मिसाइल्स वगैरह हैं, वेपन्स वगैरह हैं, वो क्यूबा से हटा लिए जाएं और ये जो वॉर है इसको नहीं किया जाए, बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा नहीं तो। Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of a serious risk. जो जॉन एफ कैनेडी थे, यूएस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने सोवियत जो शिप्स आ रही थी, जो यूएसएसआर की शिप आ रही थी समुद्र के रास्ते क्यूबा में मिसाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए और तादाद में रखने के लिए, उसके लिए जो जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका प्रेसिडेंट, उन्होंने ऑर्डर दिया कि अपनी जो वॉरशिप्स हैं उनको लेके जाओ और उनको बीच में ही इंटरसेप्ट करो, रोको और उनको समझाओ, वार्न करो कि ये सब ना करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, झेलनी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, वॉर हो सकता है। इसलिए जो है अपनी शिप्स वगैरह, अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसको वापस लेके जाएं।
A clash seemed imminent in what came to be known as Cuban Missile Crisis. ये जो क्लैश था समुद्र में यूएसएसआर की वॉरशिप्स और यूएस की वॉरशिप्स का, ये बहुत इमिनेंट था, बहुत ही प्रभावशाली था। और ये जो क्लैश हुआ इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बताया गया, क्योंकि ये जो क्लैश था इससे ये पता चलता है कि जो यूएस ने यूएसएसआर को वार्न किया है कि आप ये सब ना करें, नहीं तो वॉर में तब्दील हो सकती है आपकी ये हरकत। तो उन्होंने जो है वार्निंग को समझा और अपनी शिप्स को वापस ले लिया। ये जो क्लैश हुआ है बीच में, इसको ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम दिया गया है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war. ये जो क्लैश हुआ था ये बहुत ही विश्व का बहुत ही खतरनाक कहा जाने वाला क्लैश था। अगर ये हो जाता तो बहुत क्षति हो सकती थी दोनों साइड को, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वॉर नहीं था। इवेंचुअली to the world of great relief, both sides decided to avoid war. The Soviet ships slowed down and turned back. अंततः उन्होंने समझा कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने वॉर को अवॉइड किया और वापस चले गए, अपनी अपनी शिप्स को अपनी अपनी तरफ मोड़ लिया। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर. The Cold War referred to the competition, the tension, and a series of confrontation between the United States and Soviet Union, backed by their respective allies. जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो एक बहुत बड़े पैमाने पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जो कि अंततः कोल्ड वॉर में मतलब शांति से समझाने में वो कामयाब हुए। और इसको जो नाम दिया गया कोल्ड वॉर कहा गया, शीत युद्ध। मतलब वॉर होते होते से नहीं हुआ, मतलब होने वाला था लेकिन दोनों साइड ने बात को समझा और वॉर नहीं होने दिया। It fortunately, however, it never escalated into a hot war, that is a full-scale war between these two powers. मतलब जो भाग्य से अगर कहें तो ये जो है हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। कोल्ड वॉर जो था हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। बातों ही बातों में बात दोनों साइड समझ गए। There were wars in various regions with the two powers and their allies involved in warfare and in supporting regional alliances, but at least the world avoided another global war. विश्व एक और दूसरा ग्लोबल वॉर नहीं चाहता था, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं उनसे बहुत देशों को क्षति पहुंची है। इसलिए जो है दोबारा से ये जो दो सुपर पावर्स है यूएस यूएसएसआर, वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसा फिर से घटित हो जिससे दोनों साइड को क्षति हो। फिर से रिसोर्सेस वगैरह जो उनके रिसोर्सेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्मी है, जो डिफेंस वगैरह है, और उनके कंट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल रिसोर्सेस हैं, लोग बाग हैं, जनता है, उनको फिर से क्षति पहुँचे और फिर से उनको डेप्थ का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया, अवॉइड कर दिया वॉर। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर रिवेलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंसेस and of the balance of power. They were accompanied by a real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economical and social life of all over the world. कोल्ड वॉर जो था सिर्फ और सिर्फ रिवेलरी मतलब दुश्मनी का एक मैटर नहीं था, और दोनों देश की पावर को बैलेंस करने का एक मैटर नहीं था। जो मेन मुद्दा था वो ये था आइडियोलॉजीज़ का। ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, विचारधारा की लड़ाई, दोनों देशों की विचारधारा की लड़ाई थी ये।
The Western alliances headed by US represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while the Eastern alliances headed by the Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communism. अब यहाँ पे जब आइडियोलॉजीज़ की बात की गई, क्योंकि लड़ाई जो थी वो आइडियोलॉजीज़ की माध्यम से हुई थी, ठीक है, होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो आइडियोलॉजीज़ जो थी, वेस्टर्न अलायंस जिसको कहा गया है, वो वेस्टर्न अलायंस जो है वो यूएस का अलायंस है, वेस्टर्न अलायंस, और उनकी आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, उदारवाद, राजतंत्र या लोकतंत्र भी कह सकते हैं, और पूंजीवाद। और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न अलायंस थी वो सोवियत यूनियन की थी, मतलब रशिया की, जो कि कमिटेड थे आइडियोलॉजी सोशलिज्म और कम्युनिज्म के, समाजवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात यहाँ पे हुई। अब बात करें व्हाट इज कोल्ड वॉर एक्चुअल में, कि कोल्ड वॉर है क्या। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन 1945 the Allied forces led by US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis power led by the Germany, Italy and Japan, ending the Second World War 1939 to 1945। 1945 में जो अलाइड फोर्स थी, यूएस की जो फोर्स थी, यूएस जिसको लीड कर रहा था, जैसे कि सोवियत यूनियन हो गए, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, इन्होंने जो एक्सेस पावर थी जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, इनको डिफीट कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 से 1945 तक जो कंडक्ट हुआ था। द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट द ऑल मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू रीजन्स आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा and parts of India's northeast. The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property. The First World War had earlier shaken the world between 1914 and 1918. ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ पहला, इसने पहले ही हिला के रख दिया था पूरे विश्व को। फिर ये जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, इसने तो बहुत क्षति पहुंचाई थी सभी देशों को, क्योंकि जो बड़े देश होते हैं जैसे यूएस हो गए, यूएसएसआर हो गए, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल कंट्रीज़ भी इनसे अलाइड रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, तो उनसे सहायता भी ली वॉर में, तो उनको भी बहुत जो है प्रॉब्लम हुई, बहुत क्षति हुई उनको हर चीज़ से। अपन डिफेंस की बात करें तो उसमें भी हुई, रिसोर्स में भी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुई, बिजनेस में भी हुई, ह्यूमन जो लाइफ थी उसको भी हुई, सिविलियन प्रॉपर्टी को भी हुई, हर चीज़ को हुई। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ वही कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हुई, स्टार्टिंग हुई। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसका जो अंत हुआ वो जापान की जो 2 सिटी थी हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर 2 एटॉमिक बॉम्ब को गिराया गया, जब जाके अगस्त 1945 को इसका अंत हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का, causing Japan to surrender. Critics of the US decision to drop the bomb have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. अमेरिका ये जानती थी और समझती थी कि बॉम्ब गिराने से पहले ही जापान सरेंडर कर देगा। They suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme. US का मेन मकसद ये था
कि वो एटॉमिक बॉम्ब जो चाइनीज़ 2 सिटीज़ पे गिराए हैं, उसका गिराने का मतलब ये था, मकसद ये था कि जो यूएसएसआर है उसको पता चल जाए यूएस की पावर्स का, ठीक है, और ये भी पता चल जाए कि यूएस कितना सुप्रीम है। यूएस supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and to stop further loss of America and allied lives. यूएस का कहना ये था कि वो जानते थे कि अगर वॉर को रोकना है, ख़त्म करना है वर्ल्ड वॉर 2 को, तो ये करना ही पड़ेगा, बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब्स को जापानी सिटी पे गिराना ही था। Whatever the motives, the consequences of the end of the Second World War was the rise of the two new powers on the global stage. जो भी consequences हुए हैं, जो भी क्षति हुई है, जो भी अंततः whatever हम लोग मतलब जो भी देखने को मिला है, उससे जो है विश्व में दो ग्लोबल स्टेज पे विश्व अगर स्तर पे देखें तो दो पावर्स जो थी यूएस और यूएसएसआर, वो अग्रसर हुई हैं, आगे आई हैं सुपर पावर्स के रूप में। With the defeat of Germany and Japan, the devastation of the Europe and the many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest part and the world with the ability to influence event anywhere on the earth. मतलब ये जो लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 2, वो सभी देश को कंबाइन करके सभी देश में इन्वॉल्व थे, जिसमें यूरोप भी था, जर्मनी भी थी, इटली भी थी, जापान भी था। तो यूरोप जो है, यूरोप बहुत ही विकसित और यूरोप तो बहुत चर्चित था पहले, लेकिन जब ये वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद जो है यूरोप का भी नामो निशान मिट गया था कुछ हद तक, और उससे ये साबित हुआ कि जो विश्व पे अब राज करेंगे तो दो ग्रेट पावर्स जो हैं यूएस और यूएसएसआर, मतलब अमेरिका और रशिया, यही अपना इन्फ्लुएंस वर्चस्व कायम कर पाएंगे और करेंगे। While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpowers rivals to each other, it was also rooted in the understanding that destructions caused by the US of atomic bombs is too costly for any countries to bear. The logic is simple yet powerful. The when two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. जब दोनों साइड, ये तो स्वाभाविक ही है कि जब दोनों साइड न्यूक्लियर वेपन्स से हमला करेंगे तो कितनी क्षति होगी, ठीक है, जो कि इन्फ्लेक्ट करेगी डेथ को भी और डिस्ट्रक्शन को भी, जो कि अनएक्सेप्टेबल है दोनों साइड के लिए, ठीक है, एक फुल फ्लैज वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस नीदर साइड वुड वांट टू रिस्क since no political gains would justify the destruction of their society. क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये रिटेलिएशन होगा ये दोनों राइवलरीज के बीच में, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद ये जो कोल्ड वॉर जैसा इंसिडेंट होगा उससे जो है कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थहीन रहेगा ये, फिर कभी विश्व अपनी चरम पर नहीं उठ पाएगा, वो ये समझ गए थे। In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or other as the winner. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rivalries, the world would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. वो जानते थे कि अगर न्यूक्लियर वेपन से हमला होगा दोनों साइड से तो बहुत क्षति पहुंचेगी, और हम ये भी नहीं कह सकते कि किसके पास कितने वेपन्स हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस. बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. इसी को लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहा गया. लॉजिक ऑफ डिटरेंस मतलब दोनों साइड कैपेबल थे रिटेलिएट करने के,
हमला करने के लिए दोनों साइड कैपेबल थे, दोनों साइड के पास वेपन्स थे अपने अपने देश को बचाने के लिए, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में। और अपन बोल सकते हैं कि उनके पास बहुत भी हो सकते हैं, ठीक है, जितनी उनकी आवश्यकता है। तो दस द कोल्ड वॉर, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold, not hot or shooting war. The deterrence relationship prevent war, but not the rivalry between powers. ये जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस की बुद्धिमत्ता वाली बात थी, उससे कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट तो हुआ नहीं, लेकिन जो राइवलरीज थी, दुश्मनी थी, वो तो बरकरार रही। वैसे दुश्मनी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और बनी रहे दुश्मनी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए वॉर, नहीं तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत लॉस होता है। Note the main military features of Cold War. The two superpowers of the countries in the rival blocks led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. They would be rational and responsible in the sense that they understood that risk in fighting wars, the might involved the two superpowers. When the two superpowers and the blocks led by them and are in deterrence relationship, fighting wars will be massively destructive responsibility. Therefore, meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In the sense, the Cold War managed to ensure human survival. अंततः ये समझ में आ गया कि जो कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन अकर हुई, उससे ये दोनों देश समझ गए थे कि अगर फिर से हुआ एक और वॉर तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। Please do like, share, and subscribe the channel, guys, if you like it. Understand? Jai Hind.